नमस्कार मित्रों। रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 12वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी, अंग्रेजी और कुमाऊनी में समान भाव और सिद्धि से कई कई विधाओं को समृद्ध करते हमारे प्रिय लेखक रमेश चंद्र शाह जी पर यह एकाग्र इन दिनों चल रहा है। और यह कितना सुखद है कि देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग अनुशासनों और विषयों के लोग उन पर बोलने के लिए आ रहे हैं। शाह जी के प्रति, उनके काम के प्रति हमारा जिस तरह का विश्वास है और जितनी मेहनत लगन से तमाम लेखकगण, कलाकारगण और अन्य लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, यह अपने आप में बेहद हर्षप्रद है। हम तमाम अपने वक्ताओं का स्वागत करते हैं, तमाम मित्रों का जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। मित्रों, आज की इस 12वीं कड़ी में हमारे साथ आदरणीय शिवदयाल जी जुड़े हुए हैं। कवि, कथाकार, संपादक शिवदयाल जी। वे उनकी कविताओं पर लिखते आए हैं, उनके उपन्यासों पर लिखते आए हैं और संवेद जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का एक विशेषांक भी अपने संपादन में निकाल चुके हैं। वह विशेषांक जो रमेश चंद्र शाह जी पर केंद्रित रहा, चर्चित रहा। इसी तरह से उनकी अन्य विधाओं में भी समान रुचि रखते हैं। कई भेंट मुलाकातें हैं, उन सब पर आज चर्चा होगी। मगर इस अवसर पर इस कड़ी के लिए उन्होंने बिल्कुल नए सिरे से एक नया आलेख तैयार किया है, कुछ नोट्स लिए हैं उनकी चुनिंदा कहानियों को लेकर। तो आज उन चुनिंदा कहानियों के परिप्रेक्ष्य में वे रमेश चंद्र शाह जी के कथाकार पक्ष पर अपनी बात रखेंगे। शिवदयाल जी, आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार अर्पण जी और तमाम दर्शकों का, और अगर शाह साहब हो तो उनको भी मेरा प्रणाम। मित्रों, अब मैं शिवदयाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें और शुरुआत संस्मरणों से ही हो तो बेहतर है, और फिर कहानियों पर आएंगे। जी अर्पण जी, शाह साहब पर बोलने का यह बड़ा सुखद अवसर और संयोग है। और यूं तो मैंने उन्हें अलग अलग विधाओं में पढ़ा है और कुछ लिखा भी है, और आज मैं उनकी कहानियों पर कुछ अपनी बातें रखने वाला हूं। और आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मैं आपको बताऊं कि मेरा उनसे जो परिचय बना तो वह तो कहानी के माध्यम से ही बना। ये एक बड़ा विरल संयोग है कि 2009 में मेरा संग्रह आया था कहानियों का, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, और शायद 2009 के अंत में या 2010 की शुरुआत में मैंने झिझकते हुए शाह साहब को वो किताब भेजी थी। और बस किताब ही भेजी थी, क्योंकि उसी समय मेरा ख्याल है कि उनका बड़ा एक जबरदस्त लेख मैंने जनसत्ता में भी पढ़ा था, और अचानक मुझे लगा कि अरे तो रमेश चंद्र शाह जी छूट रहे हैं, इनको अपनी किताब भेजनी चाहिए। तो मैंने उनको अपनी किताब भेजी, और सच पूछिए तो जब कुछ महीने बीत गए तो मुझे लगा कि किताबें आदमी भेजता है और फिर रखने वाला रख लेता है, जरूरत होती है या उसकी सुविधा होती है तो जवाब देता है और नहीं भी देता है।
तो इसी भाव से मैंने वो किताब उनको भेजी थी। और संभवतः ये जून या जुलाई महीने की बात होगी, 2010 की ये बात है, जबकि मुझे एक लिफाफा मिला फटा हुआ, और मुश्किल से उसमें मतलब समझ लीजिए कि वो पत्र, वो मजमून, वो किसी तरह बचा हुआ था, नहीं तो एक जगह से उसमें भी एक उसमें कुछ थोड़ा उसका पेपर फटा हुआ था। और मेरे लिए ये बड़ा सुखद आश्चर्य था कि वो पत्र शाह साहब का था और 2.5 महीने की लंबी यात्रा करके मुझ तक पहुंचा था। और सच पूछे तो इसको संयोग ही कहेंगे कि वो पत्र मुझ तक पहुंच गया, जो कि पोस्ट किए जाने के 2.5 महीने बाद अगर कोई आपको चिट्ठी मिलती है तो ये एक आदमी को अदृष्ट संकेत जैसा लगता है, और मुझे भी ऐसा ही लगा। पत्र समीक्षा की तरह वो पत्र था, जिसमें किताब के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, अपनी राय बताई थी, और जाहिर है मैं प्रसन्न था कि उन्हें मेरी कहानियां पसंद आई थी, जची थी। वो पत्र मेरे पास सुरक्षित है। पत्र समीक्षा के रूप में वह कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, क्योंकि उसका मैंने इस तरह से सोचा नहीं कि वो समीक्षा के रूप में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद मैंने शाह साहब को फ़ोन किया और बताया कि 2.5 महीने की यात्रा करके आपका लिफाफा मुझ तक पहुंचा है, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने बड़ा बहुत सहजता से कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं और हम लोग करते रहेंगे बात। तो फिर उनसे बातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, और मैं कभी फ़ोन करता था, कभी-कभी उनका फ़ोन आता था। फिर एसएमएस का वो ज़माना था, वो एंड्रॉयड फ़ोन तब नहीं आए थे, और हमने हमारे पास सैकड़ों एसएमएस होंगे एंड्रॉयड फ़ोन के पहले भी। काफ़ी मैसेजिंग होती थी, हाल-चाल होता था, जो रचनाएँ छपती थी उन पे भी छोटी-छोटी टिप्पणियाँ आती थी। उनकी टिप्पणियाँ बहुत सांकेतिक होती थीं, और कभी-कभी तो मेरी पत्नी आभा मुझसे ज़्यादा समझ लेती थी उनकी भाषा को। वो कूट भाषा की तरह मेरी बुद्धि में वो कभी-कभी कोई चीज़ नहीं आती थी। तो यह सब हमारा ये एक तरह से कहिए कि पत्र व्यवहार और संदेशों का आदान-प्रदान, और इसमें तकनीक का खासा योगदान माना जाएगा, क्योंकि फ़ोन पे ही ज़्यादातर हम लोगों का संबंध कहिए कि विकसित होता रहा। इस बीच मैंने कई बार सोचा कि पटना शाह साहब को बुलाने का कोई अवसर निकाला जाए, कोई मौका हो ऐसा, उनका उनकी रचनाओं को सुना जाए, उनका भाषण हो। लेकिन ये हो नहीं पाया, टलता गया। दूसरी ओर शाह साहब भी बहुत उत्सुक थे कि वो पटना आते या फिर मैं भोपाल आता। एक जो मौका मिला वो काफ़ी सालों बाद, मतलब 6 साल बाद, 2016 में, वो कैलाश चंद्र पंत जी के सौजन्य से मिला। जबकि उन्होंने हिंदी भवन में जो उनका बड़ा प्रसिद्ध पावस व्याख्यान माला होता है, तो उसमें मुझे बुलाया गया था, और समकालीन कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि पर मुझे भाषण देना था, अपनी बात रखनी थी। मैंने काफ़ी तैयारी की थी इसके लिए, और भोपाल जाने का सबसे बड़ा आकर्षण मेरे लिए रमेश चंद्र शाह नामक रचनाकार से मिलना था, जो अपनी रचनाओं से, और बल्कि अपने संदेशों और पत्रों और बातचीत से भी मुझे एक कहिए कि एक जादुई वृत्त में जैसे उन्होंने मुझे ले रखा था।
और ये संभव हुआ तो वो जुलाई 2016 का समय था, जबकि मैं भोपाल गया सपत्नीक, और वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई। बहुत सुखद, बहुत संतोषदायी, और ज्यादातर तो हमारी जो बातचीत का जो दायरा रहा वो निजी किस्म का ही रहा। फिर भी साहित्यिक चर्चाएं हुई और समाज और संस्कृति को लेकर भी हमने बातचीत की। इसमें एक खास बात रही कि रात का खाना हमने नियम से उन्हीं के यहाँ मतलब लिया, रात का भोजन। तो भोजन के पहले और भोजन के पहले जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, वो बड़ा आत्मीय और सुखकर होता है, अनौपचारिक भी। तो ये बहुत सुखद यात्रा थी मेरी भोपाल की। फिर हम लोग घूमे भी, और उन्होंने कुछ गाइड भी किया कि कहाँ कहाँ घुमाना चाहिए आसपास में। तो शाह साहब से बार मिलने का जो एक सुख था वो जरूर था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पर्याप्त नहीं था। लगता था कि और दिन कुछ हो, कुछ और मौके मिले कि हम लोग मिले जुले। और रचनाकारों का, लेखकों का, कलाकारों का आपस में मिलना भी एक मेरा ख्याल है एक घटना होती है, और ये जरूरी है, आपसदारी। और तब और भी जबकि एक अपने अपने से जूनियर पीढ़ी से बात करें, और जो एक चुनौतियां हैं लेखन की और समाज के समक्ष जो समस्याएं हैं, तो इन पर एक रास्ता निकलता है, एक राह खुलती है। फिर एक ऐसा संयोग बना था कि शाह साहब की किताब आई। उसके पहले ही मेरा ख्याल है कि तो और पहले की बात है, जबकि विनायक पर मैंने लिखा था, पूर्वग्रह में उसकी समीक्षा आई थी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, आप सबको मालूम है। तो वो तो है। बाद में उनकी और किताबों से मेरा परिचय बना, जिसमें उन्होंने कई किताबें मुझे भेजी भी थी और मैंने खरीदी भी। मोहल्ले का रावण तब उन्होंने भेजी थी मेरे पास। और इस बीच एक ऐसी बात हुई कि किशन कालजई जो संवेद के संपादक हैं और काफी अरसे से साहित्यिक पत्रकारिता में हैं, संवेद और सब लोग जैसे पत्रिकाएं निकालते हैं, उनसे बातों ही बातों में मैंने शाह साहब के लेखन पर का जिक्र किया। और हठात उन्होंने कहा कि संवेद का एक अंक ही क्यों ना उनको उनके ऊपर उनको समर्पित किया जाए और उसका संपादन आप कर दें। तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हो गया, और मैंने तुरंत हामी भरी। फिर मैंने तैयारी शुरू की और संभावित लेखकों, जो योगदानकर्ता हो सकते थे, उनकी सूची तैयार की और उनके लिए विषय निर्धारित किए। और कुछ लेखकों के नाम तो शाह साहब ने खुद सुझाए। तो संवेद का वह अंक निकला, मुझे अच्छी तरह देख। ये उनकी एक प्रसिद्ध कहानी का शीर्षक भी है। इसमें खास बात यह रही कि इस आयोजन में युवा लेखकों की, आप भी थे उसमें शामिल, उनकी सहभागिता रही, और कई लेखकों ने तो उन्हें नए सिरे से पढ़ा। तो शाह साहब को अंक पसंद आया, यह मेरे लिए बड़े संतोष की बात रही। लेकिन मुझे स्मरण नहीं
कि किसी पत्र पत्रिका में इस अंक पर कोई रिपोर्ट या समीक्षा छपी हो। जी, जी, यही है। ये मेरे पास भी है। यही अंक है। और ये इसकी जिसने पढ़ा उसने सराहा, लेकिन इसकी कोई समीक्षा या इसकी कोई इससे संबंधित कोई रिपोर्ट मुझे याद नहीं कि कहीं छपी। तो मेरे पास भी ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि किसी स्वनाम धन्य का कोई फ़ोन आया या चिट्ठी-पत्री आई। कुछ मित्रों की सराहना मिली, लेकिन मुझे लगता है कि वह काम ठीक-ठाक रहा, अच्छा रहा। और सच कहूँ तो अंक की तैयारी के समय ही, उस दौरान ही मुझे अनुभव हुआ कि हिंदी के साहित्य समाज में खुले मन, खुली दृष्टि का अभाव है। अब 2010 से 2016 तक हमारे बीच मैंने कहा कुछ पत्राचार हुए और मैसेजिंग की तो बात मैंने की। ये 2019 में एक और मौका मिला था, जबकि हिंदी भवन में ही मुझे हिंदी साहित्य में गांधी जी के अनुगूंज विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था। और यह एक दूसरा मौका था, लेकिन मैं अकेला गया था इस बार। पत्नी मेरी किसी कारण से नहीं जा पाई थी। और उस समय भी जैसा कि मैंने कहा पिछली बार की तरह, रात्रि का जो रात्रि भोजन मैंने मतलब बिना नागा शाह साहब के साथ ही लिया। शंपा होती थी, ईश्वर जी होते थे, तुका होता था। तो बड़ा सुखद प्रवास था 3-4 दिनों का। और वो एक बड़ी आनंददायी अनुभव था, जबकि ईश्वर जी भोजनोपरांत मुझे पान खिलाने के लिए ले जाते थे, और देर रात को 11 बजे के बाद ही, लगभग 12 बजे के आसपास। और फिर पान हम लोग खाते, थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते, गपशप करते, फिर वे मुझे होटल छोड़ते हुए लौटते। तो शाह परिवार के साथ एक पारिवारिक नेह बंधन में हम बंध गए। यह एक उपलब्धि की तरह है, जो वास्तव में लेखन का हासिल है। शाह साहब की एक चर्चित कविता है मुनीम, और इसमें कवि एक मुनीम की भूमिका में नष्ट होते, जर्जर होते बही खातों को धूप दिखाने का को मानो संकल्पित है और प्रतिबद्ध है, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पता तो चले कि इन बहियों में आखिर दर्ज क्या था। यह बीते हुए कल को आने वाले कल से जोड़ने का प्रयास है। और जो कि वास्तव में कवि रचनाकार के ऊपर फर्ज है। शाह साहब का जो आकर्षण है, वो इस कारण है कि उनका संपूर्ण लेखन मानो इसी भूमिका को समर्पित है, इसी भूमिका को सार्थक करता हुआ प्रतीत होता है। ये जो स्मृति लब्धता और मूलबद्धता, जो जड़ों से जुड़ा रहना, इसकी पूर्व शर्त है। और शाह साहब अपने लेखन से इसको बिल्कुल चरितार्थ करते हैं। तो अभी भी हमारी बातचीत होती रहती है, अक्सर लंबी बातचीत भी होती है। और पिछली बार जब मैं गया था 2019 में, तो शाह साहब ने अपने बचपन का जिक्र किया था, कैसा उनका बचपन बीता था, अपनी माता जी का के बारे में बताया था, और कैसे उनकी पढ़ाई हुई, कैसे उन्होंने अपने विषय बदले, कैसे उनकी रुचि जो है वो लेखन में
बनी और बढ़ी। तो ये सब बातें हैं। अ, और कुछ आप पूछना चाहें तो। जी मित्रों, हम लोग अब शिवदयाल जी से यह अनुरोध करते हैं कि वे उनकी कहानियों पर बात रखें और स्वयं शिवदयाल जी कवि कथाकार हैं। कई प्रसिद्ध कहानियां हैं इनके खाते में और अभी आपने उसके संदर्भ भी सुने ही। ऐसे में एक कथाकार अपने वरिष्ठ लेखक की कहानियों पर क्या राय रखता है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और रमेश चंद्र शाह जी के पास कई कहानी संग्रह हैं और पूर्व में भी उर्मिला शीर्ष जी ने उनकी कहानियों पर बात की है। मगर आज जिन कहानियों पर शिवदयाल जी बात कर रहे हैं वे कुछ दूसरी कहानियां हैं, कुछ अलग कहानियां हैं। इस बहाने हमारी यह भी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक कहानियों पर, अधिक से अधिक उपन्यासों पर, अधिक से अधिक कविताओं पर चर्चा हो सके, पुनरावृत्ति से भी हम बच सकें। यह ध्यान हमारे वक्तागण भी रख रहे हैं। यह निश्चय ही एक ऐसी बात है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए। जी स्वागत शिवदयाल जी। जी, मैं जो शाह साहब के लेखन पर जो अपनी बात कह रहा था, उसमें यह बात जोड़ना भी जरूरी मानता हूँ कि जो अपनी जातीय स्मृति और परंपरा का ज्ञान है, वो एक व्यक्ति के तौर पर भी और लेखक के तौर पर ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ क्या ट्रेजेडी रही कि हमने परंपरा को जाने बगैर उसके विरोध की प्रवृत्ति पाली, उसके प्रति द्रोह, बल्कि कहना चाहिए कि घृणा तक पाली। परंपरा का विरोध करने के लिए भी आखिर परंपरा को जानना और समझना होता है। हमने आधुनिकता का दामन कुछ ऐसे पकड़ा कि उसे परंपरा के बिल्कुल विलोम में खड़ा कर दिया। जो परंपरा की बात करे वह आधुनिक नहीं हो सकता। आधुनिकता के लिए परंपरा मानो वर्ज्य विषय बन गई। आधुनिकता हमारी ऐसी जरूरत बन गई कि हमने बौद्धिक स्वाधीनता या जिसे कहें वैचारिक स्वराज के लिए का जो एक जरूरी लक्ष्य था, उसको भी हमने भुला दिया। मेरे विचार में समकालीन भारतीय साहित्य में रमेश चंद्र शाह ही एकमात्र लेखक हैं। आह्वान करते हैं, भूलने के विरुद्ध गुहार लगाते हैं और ये संकेत रूप में उनकी कहानियों में भी यह बात दिखाई देती है। किस्से कहानियों के माध्यम से वास्तव में एक संस्कृति अपने आप को खोलती है, अपने आप से संवाद करती है। किस्से, आख्यान, ये सभ्यता के आरंभ के भी किंचित पहले से ही मानव समाज में रहे चले आए हैं। आधुनिक कहानी के अस्तित्व में आने के पहले ये संस्कृति विशेष की अभिव्यक्ति रहे थे। ये जो किस्से हैं, व्यक्ति, समूह, घटनाएं, स्थिति विशेष में व्यक्ति अथवा समूह की प्रतिक्रिया, वैयक्तिक प्रयास और सामूहिक उद्यम, यह सब कुछ मिलकर जो जीवन बोध बनता है, जिसमें जीवन मूल्य और जीवन दृष्टि भी शामिल है, वही स्मृति और भाषा के मेल से कथा, रूपक और मिथकों में ढलकर एक संवेदनात्मक रस द्रव्य के रूप में एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता जाता है। किस्से कहानियां इसीलिए व्यापक रूप में स्मृति कोश हैं। हर कथाकार इसमें अपना अंशदान करता चलता है। स्मृति और भाषा के बीच रिश्ता कितना गहरा होता है और कैसा अन्योन्याश्रय संबंध है इनका, इससे यह बात भी समझ में आती है। और दोनों एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते, रह नहीं सकते, स्मृति और भाषा। इसीलिए यह भी क्यों न मान लिया जाए कि किस्से कहानियों ने ही भाषा को बनाया है, उसका विकास किया है। संसार भर की सभ्यताओं और समाजों ने किस्सों कहानियों में ही अपने अनुभवों और कल्पनाओं को उड़ेला है, इन्हीं से अपनी पहचान बनाई है और उसे स्थिर किया है। जैसे गिलगमेश महाकाव्य प्राचीन जो बेबीलोन था, उसकी बेबीलोन की सभ्यता का पता देता है, जिसमें जल प्रलय की कहानी है। और उसी तरह अरेबियन नाइट्स, अरब की 1000 रातें, और फिर इलियड, ये सब तमाम जो आख्यान हैं, जो गाथाएं हैं, वो अपनी अपनी सभ्यताओं का रूप रंग ढंग हमारे सामने व्यक्त करती हैं। इनसे पता चलता है कि दरअसल वो संस्कृतियां कैसी रही होंगी, वो सभ्यताएं कैसी रही होंगी। अपने यहाँ भी जो जातक कथाएं हैं, जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, और जो लोक गाथाएं हैं तमाम किस्म के, तमाम कथा सरित सागर जैसी जो रचनाएं हैं, ये भी तो अपनी अपनी हमारी जो अपनी सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसकी कहानियां कहती हैं। इसीलिए यह अनायास और आकस्मिक नहीं है कि प्रायः हर कथाकार जो होता है उसका अपना एक कथा क्षेत्र, एक लोकेशन होता है, उससे गहरे जुड़ा, स्वयं उसकी निर्मिति में वो नियामक होता है। रेणु का औराही हिंगना जैसे है, वैसे ही शाह जी का अल्मोड़ा है, एक सदाबहार पहाड़ी कस्बा जिसने रमेश चंद्र शाह को बनाया, व्यक्ति और लेखक दोनों को। यहाँ जिस रूप में जो जीवन धड़क रहा है, उसका स्पंदन उनके पात्रों के माध्यम से पाठक महसूस कर रहा है, संवेदित हो रहा है। लेखक चिंतक शाह जिस महासंस्कृति के मीमांसक और प्रवक्ता हैं, अल्मोड़ा उसी का एक नमूना है, एक प्रतिनिधि है, जहां भाड़ू, चिंचड़े, फटफुटुआ, आशा भगत, निम्मो जैसे अत्यंत साधारण मनुष्य जीवन की महालीला रचते हैं। एक जगह एक पात्र के मुख से शाह साहब स्वयं कहते हैं, इस कस्बे को कस्बा कहना इसका अपमान करना है, मैं तो इसको महानगर कहने को तैयार हूं। अगर हिंदुस्तान संस्कृतियों और जातियों का घोल है, तो वह घोल अपने सबसे गाढ़े रूप में यहाँ मौजूद है। फिर एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि ये जो धर्म स्थान होते हैं, अल्मोड़ा या पर्यटन स्थान होते हैं, वो उन स्थानों का भी एक कॉस्मोपॉलिटन एक वातावरण होता है। वहाँ के लोगों में एक कॉस्मोपॉलिटन सेंस होता है। तो ये जो कहानियां हैं, जंगल की आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र और थिएटर, इन 4 संग्रहों में लगभग 51 कहानियां शाह जी की संकलित हैं। और इन कहानियों में शाह जी केवल वही नहीं रचते जो बाहर दिख रहा है, बल्कि उसे भी चित्रित करते हैं जो अंतर्घट में घट रहा है। उन्होंने प्रायः प्रथम पुरुष में कहानियां लिखी हैं, उनके उपन्यास भी हैं, और इनमें से अनेक मानो आत्मनिरीक्षण
आत्मान्वेषण की प्रक्रिया में से आत्मसंवादी कहानियों के रूप में सृजित हुई। जंगल में आग, अंधड़, अनगढ़, गांठ, जाने कब से जैसी कहानियां इसी श्रेणी में आती हैं, जिसमें कहा जाता है आत्मालापी या आत्मसंवादी कहानियां। अलग से चरित्र चित्रण की गुंजाइश न होते हुए भी कथा प्रस्तोता पात्र जो है स्मृतियों में रह जाते हैं। जंगल की आग का गाइड, अंधड़ का सरकारी कर्मचारी, गांठ का पिता। लेकिन जब वे वैयक्तिकता से सार्वजनिकता में प्रवेश करते हुए मोहल्ले का रावण, हीरा आदमी और मानपत्र जैसी कहानियां लिखते हैं, तो जैसे एक समांतर जीवन ही पाठक के सामने साक्षात आ खड़ा होता है, अपने संपूर्ण सौंदर्य और विरूपताओं के साथ। परिवेश और वातावरण का ऐसा जीवंत और प्रामाणिक चित्र खींचते हैं कि उनकी कहानियों में परिवेश खुद बोलने लगता है। यहाँ मैं उनकी कुछ कहानियों की चर्चा करना चाहूंगा। जंगल में आग के कथावाचक गाइड की आत्मा जिर्क्स खानदान की है, जबकि देह मेड इन अल्मोड़ा। वह 30 साल तक काशी, मथुरा, मुंबई जैसे शहरों में भटक कर आखिरकार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आया है, यानी अल्मोड़ा। वह बेशक अच्छे खानदान का है। उसकी मौसी जीवंती शांति निकेतन में रही थी और उसी के साथ रविंद्रनाथ अल्मोड़ा आए थे। यहाँ उन्होंने ऊपर पहाड़ियों में जंगल की आग देखी थी, कंकर कोठी से जहां वे ठहरे थे। विह्वल होकर वे पुकारते दौड़ पड़े, आगुन लेगेचे जीवंती, आगुन लेगेचे। गाइड अपने कभी के परिचित लेकिन अब के अपरिचित दिख रहे बंगाली टूरिस्ट से उस प्रसंग की चर्चा करता है। बातों बातों में वह पहाड़ों के सौंदर्य के बखान के साथ ही पहाड़ों पर गिरते संकटों की भी चर्चा करता चलता है। लेकिन जंगल की आग की एक कहानी है। रविंद्रनाथ वाले प्रसंग के अलावा एक और घटना जिसमें जंगल में आग लगी है, उसकी जद में रेंजर का क्वार्टर भी आ जाता है, जिसमें उसकी पत्नी झुलस कर मर जाती है। कोई उसे बचा नहीं पाता या कि बचाने ही नहीं जाता। पाठक को गाइड के अतिरंजित व्यवहार को देखकर संदेह होता है कि कहीं यह वही रेंजर तो नहीं जिसके मन पर पत्नी को बचा नहीं पाने का भारी बोझ है। अंत में लेकिन संकेत मिलता है कि वास्तव में रेंजर की पत्नी वह लड़की थी जिसे गाइड प्यार करता था, लेकिन पारिवारिक उलझनों में उनकी शादी नहीं हो पाई। जंगल की वह आग आज तक गाइड के अंतर में धधक रही है, जिसका शमन करने वह कहां कहां भटकता वापस अल्मोड़ा ही पहुंच गया है, गाइड बन गया है। पर्यटकों को नंदा देवी का बखान करते, जंगल की आग के बारे में बताते और उससे सचेत करते। ये अप्रत्यक्ष आत्मसंवादी शैली में लिखी यह कहानी पाठक के मर्म को छूती है, भेदती है। मानपत्र एक और कहानी है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसमें सोहन लाल नामक एक घोर आदर्शवादी और इसीलिए निहायत असामान्य व्यक्ति, जिसके 3 खप्त हैं, सफाई, अखबार और स्वावलंबन। इन 3 गुणों या कि खप्तों ने एक कम पढ़े लिखे लेकिन पर्याप्त जागरूक राजनीति और सामुदायिक जीवन में रुचि और रस लेने वाले व्यक्ति को दयनीय पात्र बना दिया है। उसके भाई तक उसे एक तरह से अपने जीवन से निकाल देते हैं। एक बड़ी बाप दादाओं की जमाई दुकान के आगे चबूतरे पर पालथी लगाए सोहन लाल आलू बेचता है। कथावाचक को उससे सहानुभूति है।
वह उसका आदर भी करता है और सोचता है कि दो दो पढ़े लिखे भाइयों के रहते आखिर सोहन लाल सबसे छोटा भाई प्राइमरी के आगे क्यों नहीं पढ़ सका। वह ऐसा मंदबुद्धि तो नहीं था। इस कहानी में कथावाचक मानो भारी अफसोस में सोचता है, अपने आप से पूछता है, क्या इतनी बड़ी दुनिया में इतनी कम जगह घेर कर भी कोई आदमी सोहन चाचा की तरह जिंदा रह सकता है। पाठक के मन में यह सवाल शूल की तरह चुभता है। सोहनलाल ने इसी स्थिति और हैसियत में अपने को इस तरह साध लिया है कि वह अपने रेंजर बेटे के पास भीमताल नहीं जाता। उसका रहन सहन और बात व्यवहार बेटे के पद प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं, जिसकी गहरी ग्लानि बेटे के अंदर है। कथा प्रस्तोता पर तब यह बात जाहिर होती है जब वह उसका आतिथ्य ग्रहण करता है और उससे अपने पिता को साथ रखने की बात करता है। बेटा पहले तो अप्रसन्न होता है, फिर दुख के साथ अपनी और अपनी माँ की व्यथा और पीड़ा भी उस पर जाहिर करता है। उसके आदर्शवादी पिता ने माँ बच्चों को सुख और आराम तो दूर, सम्मान का जीवन भी नहीं दिया। अब मुश्किल यह है कि चिलम क्लब ने सोहनलाल को उनकी 75वीं वर्षगांठ पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और कथा लेखक को उनके लिए मानपत्र लिखने की जिम्मेदारी दी है। उसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि सोहन चाचा उससे अपने बेटे गणेश के बारे में पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। दूसरी समस्या यह है कि सोहन चाचा का जन्मदिन आखिर किस तरह मनाया जाए। उसे दुविधा ने घेर रखा है। वह सोहन चाचा से मिलने में कतरा रहा है, जबकि अगले ही इतवार को जन्मदिन समारोह है और मानपत्र छपवाकर प्रेस में देना है। यह कहानी यह बताती है कि एक चरित्र के कितने पहलू, कितने रंग हो सकते हैं और उसके बारे में एक निश्चित राय बनाना कितना मुश्किल काम है। मुझे अच्छी तरह देख बहुत बारीक संवेदना की कहानी है। उस पर से इसकी जो बहुस्तरीयता है और सघन बुनावट है, इसे इससे ये कहानी और विशेष बन जाती है। यह कस्बाई परिवेश की कहानी है और भूले हुए, छूटे हुए संबंध वापस हमारे जीवन में दाखिल होकर कैसी हलचल मचा सकते हैं, इसका अत्यंत विश्वसनीय और मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। यह दुख और पछतावे की ऐसी कहानी है जिसमें हम निरुपाय, कातर, अवश भाव से अच्छे भले जीवन को नष्ट होते देखते हैं और फिर अपनी सुविधा के लिए इस प्रकरण, इस संबंध पर ही विस्मृति की चादर डाल देते हैं। यह कस्बाई निम्न मध्य वर्गीय स्त्री जीवन की भी कहानी है। कहानी क्या है कि देवी जैसी रूपवती लड़की निर्मला दूर के रिश्ते के अपने से 5-6 साल छोटे भाई हेमू पर अपना स्नेह लुटाती रहती है। 9-10 साल का हेमू जब पहली बार उसे देखता है तो देखता रह जाता है। इतनी सुंदर भी कोई दीदी हो सकती है। वह उसे उन्हीं दिनों पढ़े किसी उपन्यास की नायिका सरीखी लगती है। प्रथम प्रेम के रोमांच जैसा अनुभव। फिर निम्मो की शादी हो जाती है। निम्मो की एक रिश्ते की ब्याहता बहन के लिए वह प्रेम पत्र लिखता है, उसके पति को संबोधित कर। खूब हंसी ठिठोली और क्रीड़ा कौतुक का विषय होता है यह सब। वह लड़की, उसका नाम घंटी है, जब अपने ससुराल चली जाती है तब निम्मो उसके हिस्से का प्यार भी हेमू पर लुटाने जो है बरसाने लगती है। वास्तव में हेमू नव ब्याहता निम्मो के लिए एक
वह ऐसा एक गोपन स्पेस बन जाता है जिसके साथ जिसमें वह अपने मन की बात कर सकती है, उस पहाड़ जैसे दुख के बारे में भी कह सकती है जो उसके जीवन में आकर स्थायी रूप से ठहर गया है। उसकी शादी एक नीम पागल आदमी के साथ हो गई है। फिर समय बीतता है, हेमू बाहर चला जाता है और बड़ा आदमी बनता है। जब 8 बरस बाद एक दिन कस्बे में लौटता है तो निम्मो से टकरा ही जाता है। उसे वह अपने साथ अपने घर लिए जाती है, खिलाती पिलाती है, सुख दुख बतियाती है। हेमू ग्लानि में डूबा है, आखिर किस तरह वह निम्मो को इतने सालों में बुलाए रख सका, अपनी उस अंतरंग साथी को जिसके बिना कभी उसे कल नहीं पड़ती थी। थोड़े दिन भी भेंट नहीं होने पर वह उसके ससुराल भी चला जाता था। निम्मो को इससे झेप होती और उसे जाने को कहती, और जब वह चला जाता तो रोती रहती। हेमू, प्रौढ़ हेमू, रोज निम्मो के घर पहुंच जाता है। दोनों देर तक बतियाते रहते हैं। हेमू देखता है उसका आना निम्मो की बेटी को अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट है। निम्मो की बेटियां पढ़ लिख कर योग्य बन गई हैं, लेकिन लड़का खास पढ़ नहीं सका। वह अपने बाप पर चला गया। इस संताप में निम्मो गल रही है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उसका भी दिमाग चल गया है। कहानी में फ्लैशबैक का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह पुराने दिनों की बात करती निम्मो कहती है हेमू को कि वह उसे अब भी वही बाल गोपाल नजर आता है। हेमू उसके पांवों के पास जमीन पर बैठकर उसकी गोदी में सर रख देता है और कहता है, तुम भी मुझको वही निम्मो दीदी लगती हो, वैसी की वैसी नई नवेली दुल्हन जैसी, जैसी तुम तब दिखती थी। पहले निम्मो हंसती है, फिर अचानक गंभीर होकर उसके चेहरे को दोनों हथेलियों में भरकर ऊपर उठाती है और कहती है, झूठा, देख, मुझे अच्छी तरह देख, मुझे अच्छी तरह देख हेमू, और फिर बोल, क्या मैं 62 बरस की बुढ़िया तुझे नई नवेली दुल्हन जैसी दिखती हूँ? हेमू उन हंसती हुई सदाबहार आंखों को बरसाती ताल की तरह दबदबाते देखता है। लेखक कहता है, पहली बार मैंने उस परम आत्मीय चेहरे में एक समूचे जीवन की त्रासदी को, उसकी तिल तिल संचित और घनीभूत पीड़ा को यहाँ से वहां तक गुंगवाते घुंघवाते घुमड़ते देखा। मना करने के बावजूद निम्मो उसका हाथ पकड़े सीढ़ियों तक छोड़ने आई, और इतनी गूंगी विदाई उसने कभी नहीं दी थी। तो यह रोएं सिहरा देने वाली कहानी का अंत है। कथ्य, शिल्प, भाषा, हर दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कहानी मुझको लगती है। इसमें जैसा कि मैंने कहा, फ्लैशबैक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। कहीं आपको कोई खुरदरापन नहीं दिखाई देता, वो स्मृति से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में जाते हुए और वापस लौटते हुए। संवाद इसके बहुत सहज लेकिन अर्थगर्भित हैं, और विवरण बहुत विश्वसनीय। घटनाओं में एक तारतम्यता है, कहीं बनावटीपन नहीं, और नहीं किसी प्रकार की स्फीति। पात्रों के प्रति पाठकों के मन में सच्ची करुणा और सहानुभूति जगाने वाली यह कहानी है, मुझे अच्छी तरह देख। एक और कहानी है शाह साहब की, और दलित जीवन के प्रति जैसा सरोकार रमेश चंद्र शाह में दिखाई देता है, वैसा कम से कम उनकी पीढ़ी के लेखकों में तो नहीं दिखाई देता। यह कोई ओढ़ा हुआ दिखावे का सरोकार नहीं है। यह कितना स्वाभाविक और सच्ची प्रेरणा से प्रेरित है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है,
जब वे खुद कहते हैं कि 9वीं 10वीं का छात्र रहते जो 2 आरंभिक कहानियां उन्हें याद रह गई हैं। उनमें से एक है महंगू मेहतर, जो भेदभाव का प्रतिकार करने वाले एक वास्तविक चरित्र पर आधारित है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी उपन्यास में पहला दलित नायक रमेश चंद्र शाह ने किस्सा गुलाम में ही दिया। दलित संवेदना की कहानी एक अयोध्या कांड, जो किसी और शीर्षक से भी कहीं छपी थी, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। और इसमें अल्मोड़ा का ही परिवेश है। जो कहानी कहने वाला जो पात्र है रामू, उसके घर अक्सर रामायण वांचा जाता। पास पड़ोस के लोग जमा होते और श्रद्धा भाव से राम कथा सुनते। एक अनिवार्य उपस्थिति भगवा मेहतर की भी होती, जो बिना नागा आंगन के कोने में बैठे रामायण सुनते। उनका लड़का लाल किशन वाल्मीकि उर्फ लालू रामू के साथ पढ़ता था, उसका दोस्त था। रामू भव्वा को भव्वा काका कहकर बुलाता। शाम को दुकान में चिलमचियों का जमावड़ा लगता तो भव्वा भी वहां केवल पान खाने आते। शायद उनको भी चिलम पीने की चाहत हो। रामू पिता से कहता कि वे भव्वा काका को भी चिलम क्यों नहीं पीने देते। उसके पिता और चाचा उसकी बात सुनकर हंसते हैं और भव्वा कहते हैं कि उन्हें चिलम विलम नहीं पीना, बस एक गस्सा पान लेंगे। फिर वे पंडित काका की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि ये जो वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, भव्वा एक दिन इन्हीं की चिलम पिएगा। यह कहानी का अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। इसमें न केवल असमानता और भेदभाव की स्थिति ही उजागर होती है, बल्कि इससे पार पाने का जो एक संकल्प भी व्यक्त होता है, वह भी उस व्यक्ति का जो इसका शिकार है। कहानी में मोड़ तब आता है जब लोगों को पता चलता है कि लालू, ये जो भव्वा का बेटा इकलौता, ईसाई बन गया। एक दिन जब भव्वा राम कथा सुनने आंगन में ऊपर नहीं आते, नीचे गली में ही बैठने की जिद करते हैं, तो रामू के पिता स्वयं कथा बीच में छोड़कर उन्हें लिवाने आते हैं और उन पर तंज करते हैं। यह क्या स्वांग है भव्वा, चलो ऊपर चलो, लड़का ही तो भ्रष्ट हुआ, तुम तो नहीं हुए। इतना सुनना था कि भव्वा भड़क जाते हैं। खबरदार लाला, जो मेरे बच्चे को कुछ कभी कहा। ईसाई हो गया तो तुम्हारा क्या लुट गया, जिंदगी भर तुम्हारा मैला ढोया, फिर भी कल नहीं पड़ी। हरगिज नहीं ढोएगा वो, भव्वा की औलाद है तो हरगिज नहीं ढोएगा। लालू, लाल किशन वाल्मीकि फादर जकारिया बन जाता है। रामू से उसकी भेंट होती है। वह कॉन्वेंट स्कूल का अधिकारी भी या प्राचार्य बनकर शहर आता है। रामू को लालू अपने हाथ से लिखी बाइबल की पांडुलिपि पकड़ाता है और उसे छपाने को कहता है। पुस्तक उसने अपने बब्बा को समर्पित की है। उसी पृष्ठ पर लिखा है सुंदर अक्षरों में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। फादर यानी लालू की बात से रामू चौंकता है जब वह कहते हैं रामू की रामायण पढ़े बिना न तो कोई अच्छा आदमी बन सकता है, न कोई अच्छा लेखक। वास्तव में इस कहानी में रामायण ही वह कड़ी है जो सब पात्रों को एक दूसरे से भव्वा को आधी रामायण सुनते सुनते याद हो गई। उन्हें अयोध्या कांड विशेष रूप से भाता था। अंत समय में वे अपने ईसाई बेटे के मुख से अयोध्या कांड सुनते ही दुनिया से विदा हुए। यह सब कुछ रामू को लालू से पता चलता है, जो फादर जकारिया है। यह सुनकर
उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। ये जो रामू है कि उसके पिता यानी भव्वा ने ही उसे ईसाई बनने को कहा था, वो कि खुद उसके साथ वे कभी नहीं गए। तो यहाँ एक बड़ा मार्मिक कथन है फादर जकारिया का, तुम नहीं जानते रामू, तुम कैसे जानोगे? गुप्तचर, वह भी एक अछूत की आत्मा के, तुम कैसे हो सकते हो? सामाजिक भेदभाव पर इतना तीखा और उतना ही मर्मस्पर्शी कथन मेरे देखने सुनने में आज तक नहीं आया। जिस लेखक ने मन में अद्वैत साध लिया हो वही ऐसा लिख सकता है। इस कहानी में जो पर पीड़क पदानुक्रम से मुक्ति की छटपटाहट है, जो बड़े प्रभावी ढंग से व्यक्त हुई है। यह कहानी यह सवाल भी बड़ी मजबूती से उठाती है कि जिसकी रचना जनगणमन में व्याप्त है, जो हमारे आचरण का मूल्यमान निर्धारित करती है, उन महर्षि वाल्मीकि के वंशज ही मुख्य धारा से कैसे और क्यों कर बाहर हो गए। इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की अभिव्यक्ति के रूप में स्वैच्छिक धर्मांतरण की घटना सामने आती है। इस विषय पर कहानियां बहुत कम हैं हिंदी में, और अयोध्या कांड मुझे लगता है कि एक बहुत अलग किस्म की कहानी है, और मेरा ख्याल है कि इस पे आलोचकों का बहुत ध्यान नहीं गया है अभी तक, जबकि ये एक जरूरी कहानी है। और आज की जो स्थिति है हमारी, उसमें खास तौर पर ये कई ऐसे प्रश्न उठाती है, उनका समाधान भी करती है, जिनसे हम दो चार हैं आज की तारीख में। और जो एक और कहानी शाह साहब की है जो मुझे बहुत पसंद है, वह हीरा आदमी। मैंने उनको कहा भी है कि हीरा आदमी कहानी मुझे बहुत पसंद है। यह मोहल्लेदारी की कहानी है। कहानी किस्सा गोई अंदाज में यूं शुरू होती है, बच्चों को संबोधित करती है। बहुत दिनों की बात है बच्चों, बूढ़ा एक शहर था, उसके बीचों बीच हमारा फटा पुराना घर था। एक ऐसे कस्बे की कहानी जहां न बिजली न सिनेमा, इसलिए जो वहां से निकल गया आदमी बन गया। हवा पानी के सिवा वहां कुछ न था। ऐसे में पेड़ पौधे तो पनप सकते हैं, आदमी कैसे पनप सकता है भला? तो जो लोग वहां से निकल भी गए, वे जिंदगी भर मानो अपने उसी कस्बे की परिक्रमा करते रहते हैं। कुछ नहीं होने पर भी वह कस्बा मस्ती में डूबा रहता है, जगर मगर रहता है, वहां हंसी ठट्ठे होते रहते हैं। यहाँ लोगों के दो नाम हुआ करते, एक जो माता पिता और पुरोहित की मिली भगत से तय होता, दूसरा मतलब ये व्यक्तिगत नाम, और दूसरा जो मोहल्ले की कृपा से मिलता था, पूरी तरह सार्वजनिक। रम्मू काका और लच्छू काका, ये कथावाचक जो है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के लिए रम्मू काका और लच्छू काका थे, ये दो भाई। लेकिन मोहल्ले के लिए वे रमुआ भाड़ू और लछुआ भाड़ू थे। छोटे भाई लच्छू जो चाट और मटर की दुकान चलाते, उन्होंने भाड़ू संबोधन को बचा लिया था, जबकि बड़े जो थोड़े सलीकेदार थे, ठीक ठाक थे देखने सुनने में,
और मिलिट्री में भी जो साल 2 साल बिता कर आए थे, वहां से भाग लिए थे। भाड़ू संबोधन से बेतरह चिढ़ते। वे जितना चिढ़ते और गालियां देते, मोहल्ले वाले उतना ही उन्हें चिढ़ाते। बद्रीनाथ के घर इन भाइयों की मां का आना जाना था। इनके पिता बहुत पहले गुजर गए थे। लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी। बड़ा 9वीं तो छोटा 7वीं से आगे पढ़ न सका था। वे आती और अपना दुखड़ा रोती। यह गजब की बात थी कि जब इम्तिहान के दिन होते और बद्रीनाथ पर्चे देकर स्कूल से घर लौटता, रम्मू काका अपनी दुकान के चबूतरे पर उसका इंतजार करते मिलते। उससे पर्चा मांगते और सवालों के जवाब पूछकर लाल स्याही से नंबर बैठाते और जोड़ते। यह रोज का क्रम था इम्तिहान के दिनों का। मजे की बात, गणित, हिंदी और अंग्रेजी में बद्रीनाथ को उतने ही नंबर मिलते जितने कि रम्मू काका ने लगाए होते। बद्री दोनों भाइयों की इज्जत करता। वह अच्छे परिवार का अच्छा पढ़ने वाला लड़का ठहरा। एक दिन क्या हुआ कि इसी बद्री की बैट से क्रिकेट की गेंद रम्मू काका की खोपड़ी पर लग गई। लड़कों ने फिकरा मारा, भाड़ू है, और गलियों में छिप गए। अब सामने बद्रीनाथ के रम्मू काका। उन्होंने उसे एक झापड़ रसीद किया और गाली दी। लड़का थप्पड़ तो झेल लेता, गाली न सह सका। 2 मंजिले अपने मकान की कोठरी में मुंह निकालकर पूरी ताकत से चीखा, भाड़ू है, भाड़ू है। फिर चारों ओर से शोर उठा, भाड़ू है, भाड़ू है। अब विस्मय में रम्मू काका, मोहल्ले का सबसे अच्छा लड़का, पहले जानबूझकर गेंद में मारी, ऊपर से भाड़ू कहा। वे सिर झुकाए चले गए। चलो तुम भी सही। अब बद्री भी अपने साथियों के कोरस में शामिल हो गया, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ माह बाद छमाही इम्तिहान का पर्चा देकर लौटते उसने अपने चबूतरे पर रम्मू काका को अपना इंतजार करते पाया। उससे सवाल के जवाब लिए, लेकिन नंबर बिठाए बिना पर्चा वापस कर दिया। आज उन्होंने उसे बदरिया न पुकार कर बद्रीनाथ, ओ बद्रीनाथ कहकर बुलाया था। जा, तुझे देर हो रही है, कहकर उन्होंने पर्चा वापस कर दिया। लड़का घर पहुंचकर देखता है नंबर तो लगे नहीं। अजीब अकुलाहट होती है। उसका मन किया वापस जाकर कहे नंबर तो लगा दो, लेकिन नहीं जा सका। उसके बाद रम्मू काका ने फिर कभी अपने रम्मू काका फिर कभी अपने चबूतरे पर दिखाई नहीं दिए। फिर हफ्ते भर की मूसलाधार बारिश में जन्माष्टमी के दिन दोनों भाइयों का मकान ढह गया। जब मोहल्ले वालों ने मलबे को हटाया तो पूंजी के नाम पर 5-6 संदूकों में से कुल जमा 150 रुपए निकले। लच्छू काका यह सब देख अपने परिवार की विपन्नता और दुर्दशा पर एक जुमला दोहरा देते, सब पूरन चाट वाले की मेहरबानी। अब उनका व्यावसायिक प्रतिद्वंदी, जिनके कारण उनका धंधा मंदा पड़ गया था। इतना ये जो सूक्ष्म विवरण है, ये पाठक को चौंकाता है ऐसे मौके पर। और कुल मिलाकर बात इतनी कि मोहल्ले वाले, जिन्होंने भाड़ुओं को चिढ़ा चिढ़ा कर उनका जीना हराम कर रखा था, चंदा वगैरह करके और श्रमदान की बदौलत उनका मकान फिर से खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा तंग करने वाला लड़का घंटू था। उसने आगे बढ़कर काम किया। रम्मू काका बीमार थे, स्पिरिट से उनकी आंतें गल गई थी। उन्हें घंटू और सोहन
बद्रीनाथ के घर से उनके नवनिर्मित मकान तक ले जाते हैं। कहते हैं, देखो काका, तुम्हारी इमारत का हमने क्या बढ़िया नाम रखा है। यहाँ कहानीकार का सेंस ऑफ ह्यूमर और कस्बों मोहल्लों के मनोविज्ञान में उसकी महारत पाठक को विस्मित और जड़ीबूट कर देती है। रम्मू काका जेब से चश्मा निकालकर आंखों पर चढ़ाते हैं और दुमंजिले की पट्टी पर खुदा देखते हैं, भाड़ू भवन। रम्मू काका मुंह उठाकर गाली उछालते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण घंटू को छाती से लगाकर कूट कूट कर रोने लगते हैं। तो एक विट से शुरू हुई तुच्छ लोगों की कहानी उन्हें मनुष्यता के उत्तुंग शिखर तक ले जाती है और विट पर ही उसका समापन होता है। लेकिन यह विट अंदर तक भिगो देता है, रुला देता है। अंत में ये दोनों भाई नहीं रहते और बद्रीनाथ सोचता है कि भाड़ू भवन में जो भी रहता होगा उसने वह शिलालेख मिटा दिया होगा। लेकिन कुछ चीजें वो कहता है कि काल भी नहीं मिटा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर यह सवाल ही कि कोई भी आदमी अपने मोहल्ले या कस्बे से बड़ा हो सकता है या नहीं। इस ज्वलंत प्रश्न से कहानी का अंत तो होता है, लेकिन यह अंत दूसरे आयाम खोल देता है। कस्बा यहाँ व्यक्ति के लिए व्यापक समाज की एक सेंद्रीय इकाई के रूप में, एक रक्षक और पालक के रूप में सामने आता है। वास्तव में यह कहानी हमारे सामुदायिक जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यह बड़े अभिप्राय वाली कहानी है। आज जबकि समुदाय टूट रहा है, यह हमें मोहल्लेदारी के अपनापन, सगेपन वाले रिश्ते में बांधने की कोशिश करती है। ये 5 कहानियों पे मेरे ऑब्जर्वेशंस थे जो मैंने लिखा था। इन पे और विस्तार से काम करने की जरूरत है और मौका मिला तो मैं और विस्तार में इन कहानियों पर लिखूंगा। कुछ और जो कहानियां मुझे बहुत पसंद आई थी उनको भी साथ रखना मैं चाहूंगा। जैसे एक कहानी है रामरिख बाबू, जो एक सरकारी कर्मचारी है और जनता पार्टी की सरकार से मोह भंग का वो एक दौर था। पार्टी की जो आपसी कलह थी उसमें। मोहल्ले का रावण एक और कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें कादिर मियाँ का जो चरित्र है वो कमाल का चरित्र गढ़ा है उन्होंने। और वो टोपियां सीखते हैं कादिर मियाँ और रावण बनाते हैं। मोहल्ले में जो दशहरा होता है तो रावण बनाने का जिम्मा भी उन्हीं का होता है। और एक दिन मोहल्ले में जो खुराफाती लोग थे उनसे तंग आकर, उनके हाथों पीट कर वे इतना अपमानित महसूस करते हैं कि वे कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। वो बहुत मार्मिक अंत है उस कहानी का। पात्र भी बड़ा, उसमें बहुत जीवंत एक चित्र है उसमें, उस एक कस्बे का, अल्मोड़ा जैसे कस्बे का। और एक और कहानी शाह साहब की है, गंगा जल। गंगा जल जो है वो धार्मिक जो पाखंड है उस पर चोट करने वाली कहानी है। धार्मिक और जो ऐसे विषयों पर शाह साहब लिखते हैं, संस्कृति के जो बड़े सरोकार हैं उनकी रचनाओं में और उनके निबंधों में खासतौर पर जो दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ऐसा रचनाकार है जो परंपरा से जैसे
उसके प्रति रूढ़ भाव कोई रख रहा हो या उसके साथ चिपका हुआ हो। तो शाह साहब की अनेक कहानियां ऐसी हैं जो इसका खंडन करती हैं और उन्हें एक अपने समय का एक जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही सजग और सचेत रचनाकार के रूप में हमारे सामने लाते हैं। गंगा जल में एक सफर में जो एक बच्चा है वो पानी के लिए रोता है और उसमें एक महंत किस्म के एक व्यक्ति हैं जो यात्रा कर रहे हैं और इस बिना पर पानी देना नहीं चाहते कि यह तो गंगा जल, और साथ में जो अमेरिकी एक यात्री यात्रा कर रहा है तो उसने झपट्टा मारकर गंगा जल निकाल लिया उनके सामान में से और बच्चे को पिला देता है पानी, और वे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सामने गोरी चमड़ी वाला एक पश्चिम का आदमी है। अगर ये घटना किसी और किसी भारतीय ने की होती तो उसका हर्ष कुछ और होता। तो गंगा जल भी एक अपने ढंग की कहानी है। ऐसी इनकी कहानियां हैं जो आत्मसंवादी कहानियां हैं। जैसे गांठ भी एक कहानी है जो मुझे अच्छी लगी। एक बहुत बहुमुखी प्रतिभा की लड़की अचानक जैसे लग रहा है जैसे वो मुरझा रही है। वो एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन में जाती है, वहां भी टिकती नहीं है, और जैसे उसको जो मन में है वो कहना चाह कर भी कह नहीं पा रही है, और पिता जो है उसको प्रेरित करना चाहता है लेकिन वो बात बनती हुई दिखाई नहीं देती है, और एक स्थिति सम पर नहीं आती है, जैसे एक गांठ बन गई है दोनों के बीच, और दोनों ये बात जान रहे हैं लेकिन इसको बता नहीं पा रहे। तो इस तरह की एक वो भी कहानी है अपने ढंग की। शाह साहब की कहानियों में एक जो बात उभर कर आती है कि जो मन पर ठेस लगती है वही चीजों को बदलने वाली चीज होती है, और जिसको कहते हैं भावनाओं को आहत करना, वो इस सेंस में नहीं जैसे हम लोग राजनीतिक जुमलों में भावनाओं को आहत करने वाली बात करते हैं। जो सामान्य हमारा जो सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, इसमें भावनाओं का क्या उनकी भूमिका है, इनकी कहानियों में खासतौर पर मैंने देखा कि काफी दूर है, और जो कुछ ऐसे सूक्ष्म संकेत और सूत्र होते हैं जिनको पकड़कर आपको चलना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है कि कहानी पूरी तरह खुले नहीं। जंगल की आग जैसी कहानी, खासतौर पर अंधड़ जैसी कहानी, और इनकी कहानियों का बहुत आसान पाठ नहीं है। मैंने जो नोट्स लिए वो कहानियों का जिस्ट है कि अगर मैं आपको कथानक नहीं बताऊं तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, किसी को आपको पता ही नहीं लगेगा कि आखिर कहानी है क्या, उसको तो फिर उसकी विशेषताओं के बारे में बात कैसे की जाए। इसलिए कहानी पर बात करना और कविता पर बात करने में फर्क है। तो कहानी कितनी मजबूत विधा है, कितनी खास विधा है, और कहानी जैसे एक प्रति जीवन है, एक समांतर जीवन है, उसका एक लघु संस्करण है कहानी। अब वो सिर्फ फ्लैशेस नहीं है जिसमें एक ही
आइडिया की ओर वो कहानी जाती है और खत्म हो जाती है। कई सारे विचार आपके सामने खुल सकते हैं एक कहानी में, कई सारे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं एक कहानी से। तो कहानी कितनी स्ट्रांग हो सकती है, कितनी मजबूत हो सकती है, शाह साहब जैसे कथाकारों की कहानियों को पढ़कर देखा जा सकता है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है और जिनके चलते इनकी कहानियों से आपका रिश्ता बनता है पाठक के रूप में, वो ये कि रमेश चंद्र शाह की कहानियों में कोई रूखापन नहीं है, शुष्क कहानियां नहीं है। ये जीवन और उसके सभी तंतुओं से लबरेज कहानियां, सब तरह के रस हैं इसमें। इन कहानियों में पर्याप्त रसोद्रेक है। भावना का ज्वार भले आपको दिखाई न दे, भावुक कहानीकार के रूप में रमेश चंद्र शाह को नहीं देखा जा सकता, जो आपकी किसी एक विषय पे आपको बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दें कि आपको लगे कि जीवन कहीं ठहर गया है और आप बस जीवन के प्रति जो एक लालसा है, जो जीने की जो जद्दोजहद है, वो इनकी कहानियों में है। बहुत तुच्छ पात्र समाज के, आपने देखा ही कि कैसे पात्रों की कहानियां हैं। ये ज्यादातर कहानियों के पात्र ऐसे ही हैं। ये तुच्छ पात्रों को किस तरह से, कितने कलात्मक ढंग से एक ये नायकत्व प्रदान करते हैं, ये देखने की बात होती है। और ये जो इनके पात्र हैं, अभाव, दुख और गहरे विषाद में डूबे हुए पात्र, लेकिन वे जीवन रस की बूंदें अपने लिए निचोड़ ही लेते हैं। यह शाह साहब की कहानियों की ताकत है। इसमें जीवन का दुख सहते और अपनी निरुपायता का मजाक उड़ाते जो इनकी कहानियों के विनोदी पात्र हमारी स्मृति में अपना डेरा जमा लेते हैं। तो मैंने ये कुछ नोट्स लिए थे शाह साहब की कहानियों पर। अर्पण जी, पता नहीं शाह साहब को मेरे ऑब्जर्वेशन कैसा लगा, लेकिन मैंने अपने ढंग से एक पाठक के नजरिए से कहानियों को देखा और एक लेखक के रूप में, एक रचनाकार के रूप में इन कहानियों से मैंने सीखा भी। दोनों ही बातें। जी जी, शुक्रिया शिवदयाल जी, इस व्यवस्थित, सारगर्भित और सुचिंतित वक्तव्य के लिए। और उनकी कहानियों में, रमेश चंद्र शाह जी की कहानियों में यूं समुचित रूप से अवगाहन करने के लिए, कथा परिवेश और पात्रों के बहाने लेखक के मंतव्य को हम सबके साथ साझा करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं। और एक हिस्सा हमारे एक साथी कुलदीप भंडारी जी यहां पर लिख रहे हैं, आपका ही लिखा हुआ उद्धृत कर रहे हैं, जिसे मैंने स्क्रीन पर रखा है, तो मित्रगण उसे पढ़ लेंगे, जिसमें किस्सा गुलाम की चर्चा कर रहे हैं, मुहल्ले का रावण की चर्चा कर रहे हैं और गंगा जल कहानी पर आपकी टिप्पणी को कुलदीप जी उद्धृत कर रहे हैं।
मित्रों, इस अवसर पर स्वयं कहानीकार क्या सोचता है, उसका एक अंश सुनते चलते हैं। रमेश चंद्र शाह जी का आत्मकथ्य कहानी लिखना एक निजी दास्तान से, ये कुछ एक पृष्ठों में बहुत ही रोचक संवाद है, वक्तव्य है, मगर इसका एक अंश मैं यहां पर रखता हूं। रमेश चंद्र शाह जी लिख रहे हैं, कविता और कहानी संपूर्ण साहित्य ही उस तरह जहां एक ओर जीवनानुभव से उत्पन्न होता है, वहीं पहले के साहित्य से भी रचना अंततः भाषा में संभव होती है और उस भाषा की अपनी साहित्य संपदा भी रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस बात का निश्चय ही महत्व है कि किस तरह की मूल्य दृष्टि और किस तरह का कथा रस आपकी भाषा और उसकी साहित्यिक परंपरा में अभिव्यक्त होते रहे हैं और स्वयं आपकी खुद की जी, ये देखिए, बार बार आजकल इंटरनेट जो है हमारा गड़बड़ हो रहा है और उसके पीछे कारण यह है कि बिजली चली जा रही है। तो संभवतः मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसे पढ़ लूं और टॉर्च की लाइट में आगे का संवाद करता हूं। शाह जी लिख रहे हैं कि किस तरह की मूल्य दृष्टि और किस तरह का कथा रस आपकी भाषा और उसकी साहित्यिक परंपरा में अभिव्यक्त होते रहे हैं और स्वयं आपकी खुद की पहुंच अपने भाव बोध के निर्माण काल में किस तरह के साहित्य तक रही है। और फिर वे अपनी बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, मुझ पर जिस कथा रस का संस्कार सबसे पहले पड़ा वह रामायण, महाभारत, पुराण, हितोपदेश का था और उसके बाद अनुवादों के जरिए थोड़े से उन विदेशी उपन्यासों का जिनके विदेशीपन का उस तरह मुझे कोई सचेत एहसास, उसके बाद ही फिर हिंदी गद्य का संसार मेरा संसार बना। अंग्रेजी की खिड़की बहुत बाद में खुली, इतनी देर बाद कि उसकी सीधी छाप ग्रहण करने की गुंजाइश उस तरह हो ही नहीं सकती थी। हाँ, जब अंग्रेजी पक्की हो गई तो उस माध्यम से विश्व कथा साहित्य का अंतरंग परिचय प्राप्त कर चुकने के बाद कहानी लिखना इतना कठिन हो गया कि वह अपने आप ही छूट गई। स्वीकारोक्ति देखिए लेखक की कि वह अपने आप ही छूट गई और 10-15 वर्षों तक छूटी रही। फिर से कहानी में लौटना सन 1970 के आसपास हुआ और तब मैंने पाया कि मैं अपने भीतर
चलने वाले एक आलाप को ही कहानी की ही तरह पकड़ रहा हूं और वही मेरे लिए कहानी है। और किसी भी रूप में मैं कहानी लिखने चलता हूं तो और किसी भी रूप में वह इस बात पर जोर दे रहे हैं, और किसी भी रूप में मैं कहानी लिखने चलता हूं तो वह झूठी और अनर्गल सी कोशिश लगने लगती है। उदाहरण के लिए मेरे पहले संग्रह में शामिल 1961 में लिखी कहानी ट्रेड अप्रेंटिस और सन 1974 में लिखी अंधड़ को आमने सामने रख देखिए, दोनों में कोई साम्य नहीं दिखेगा। ट्रेड अप्रेंटिस एक विशिष्ट घटनाक्रम और चरित्र को लेकर लिखी गई है। अंधड़ में घटना कुछ नहीं, महज एक आदमी का आत्मालाप है। एक ऐसे चरित्र का आत्मालाप जो चरित्र भी उस तरह नहीं कहा जा सकता, जो भीतर से विघटित हो चुका है, जो अपने असाध्य बिखराव को ही किसी कदर बटोरने सहेजने में, उसकी अंतहीन असंगति में ही कोई संगति खोजने पाने की कोशिश में लगा है, और इस कोशिश में खुद को दयनीय और हास्यास्पद भी पा रहा है। एक महत्वपूर्ण अंश जिसमें हम लेखक की यात्रा बतौर कहानीकार, वह कहाँ रुक जाते हैं, पुनः कैसे स्वयं को पुनर्जीवित करते हुए कहानी विधा में आते हैं, और फिर स्वयं एक लेखक अपने इस पक्ष का कहीं ना कहीं उस ओर ध्यान देता है कि मुझे किस तरह की कहानियां लिखनी चाहिए, किस तरह की कहानियां स्वयं मेरे लिए सच्ची कहानियां होंगी। एक लेखक स्वयं एक संपादक भी होता है। इस वक्तव्य में हम इसकी भी अनुगूंज सुन रहे हैं। और मित्रों, इस अवसर पर हमारे पास कुछ बहुमूल्य चित्र भी प्राप्त हुए हैं। मैंने शिवदयाल जी से अनुरोध किया था कि वे कुछ एक चित्र भेजें, तो हमें मिले हैं। मैं वह वीडियो फाइल यहाँ पर रख रहा हूं और शिवदयाल जी से अनुरोध करता हूं कि वे एक एक कर उन चित्रों के बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणी देते चले। शिवदयाल जी। ये 2016 का है, जब मैं पहली बार भोपाल गया था, और वहाँ हिंदी भवन में जो आयोजन था, उसी अवसर पर लिया गया ये चित्र है, जुलाई 2016 का। यह चित्र मुझे लग रहा है 2019 का है। रात में जब हमारी बातचीत हो रही थी शाह साहब के साथ उनके कमरे में, तो वो कोई किताब खोजने को उठे थे, और उसी समय मैंने ये चित्र उनका लिया था। हालांकि वो बहुत ठीक चित्र नहीं आ पाया। ये भी 2019 का ही है। शाम का चित्र है, मैं उनके घर था और हम लोग गपशप कर रहे थे, तो उस समय का ये चित्र शंपा भी है इनमें। 2019 का है, अगस्त 2019। ये 2016 का है ये फोटो। और आत्मलीन मुद्रा में शाह साहब थे, कुछ सोच रहे थे, बात करते हुए ही
मेरे साथ मेरा ख्याल है मेरी पत्नी भी थी और 2-3 और लोग थे। बात करते-करते वो जैसे आत्मलीन हो गए और उसी मुद्रा में मैंने ये उनका फ़ोटो लिया था। 2016 का ये चित्र है। ये 2019 का है। मैंने एक सेल्फी ली थी। हम दोनों पास-पास बैठे थे और देखिए वो कितने अटेंटिव हैं वो, उनको मालूम है कि फ़ोटो लिया जा रहा है। ये 2019 का फ़ोटो है। हिंदी भवन का ही है। ये 2016 का है। ये एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हम दोनों के नामों को लेकर कुछ बड़ा एक चित्रात्मक एक कृति बनाई थी। तो उन्हीं को हम दोनों दिखा रहे हैं, उनके साथ का ये फ़ोटो है। 2016 का। ये मेरा ख्याल है कि इसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसी समय का है ये फ़ोटो। साल 2 साल पहले का। उनसे बात करते हुए स्क्रीनशॉट। ये संवेद का अंक है और इस फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट किया था। कई सारे फ़ोटो थे, तो ये फ़ोटो मुझे बड़ा अच्छा लगा था और आप देखिएगा कि इसके शीर्षक के साथ ये काफ़ी इसकी संगति बैठ रही है, मैच कर रहा है, मुझे अच्छी तरह दे। तो ये उनको फ़ोटो पसंद आया था, तो मैंने फिर इसको ओके किया था। संवेद का वो अंक। ये और मित्रों, मई-जून 2019 का ये समकालीन भारतीय साहित्य का अंक है। इसमें शाह साहब का एक लंबा इंटरव्यू छपा। उन्होंने पत्रिका में उस समय मेरा ख्याल है ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी थे। उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी थी शाह साहब का इंटरव्यू करने को। तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और वो छपा था इसमें। ये बहुत मुझे दिख नहीं रहा है। मैं मित्रों, यह जो इंटरव्यू शिवदयाल जी ने लिया, एक अच्छी बातचीत, और देखिए इस बातचीत का जो टाइटल रखा गया वह भी बेहद महत्वपूर्ण है, मानीखेज है। शिवदयाल जी ने अपनी इस बातचीत का शीर्षक रखा, स्वाधीन चेतना खुद बुलाई गई यंत्रणा है। और जिस तरह से शाह जी पर एक परिचयात्मक टिप्पणी इन्होंने लिखी, तो उसका मैं एक अंश यहां पर पढ़ता हूं। शिवदयाल जी लिखते हैं, रमेश चंद्र साथ सॉरी माफ कीजिएगा, रमेश चंद्र शाह एक ही साथ साहित्यकार, विद्वान, विचारक और सभ्यता संस्कृति समीक्षक हैं। कुमाऊनी उनकी मातृभाषा है। वे हिंदी के लेखक, अंग्रेजी की प्रोफेसर और संस्कृत साहित्य के अध्येता हैं। वे भारतविद हैं सही अर्थों में, और भारतीय आधुनिकता के व्याख्याकार। इस पर बाद में इस इंटरव्यू में ही उन्होंने एक सवाल भी किया है, जिसका एक बड़ा रोचक और बड़ा अर्थगर्भित उत्तर शाह जी की ओर से दिया गया है। शिवदयाल जी आगे लिखते हैं, अंततः वे एक रचनाकार हैं, सृजनहार, नख से शिख तक तपहशील सर्जक। उन्होंने हिंदी के सृजनात्मक एवं विचार साहित्य को अपने
असाधारण प्रतिभापूरित मौलिक लेखन से समृद्ध किया है। उनके बहुमुखी लेखन में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, बहुलता और बहुमुखता मुखर होती है। युग सत्य को पकड़ने का ऐसा बहुविध बहुपथगामी प्राणपण से किया गया सृजनात्मक उद्यम पिछले 4-5 दशकों में तो नहीं दिखाई देता है। ऐसी अर्थ समृद्ध विपुलता और वैविध्य तो सचमुच तो समूचे भारतीय साहित्य में विरल है। उनकी 70 से अधिक पुस्तकें हैं उस समय के आंकड़े के अनुसार, जबकि वे यही मानते रहे कि अपना लेखकीय जीवन उन्होंने विलंबित लय में ही चलाया। और इस तरह से एक के बाद एक प्रश्न है और जिसके जवाब हमें शाह जी की ओर से मिलते हैं, वह सब भी अपने आप में बड़ा उल्लेखनीय है। एक प्रश्न शिवदयाल जी का और उसका उत्तर शाह जी की ओर से देकर आज के इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करें। शिवदयाल जी इस बातचीत में पूछते हैं, आपके अब तक के लेखन में ऐसा कुछ है जो अब भी घट रहा है, कुछ छूट रहा है, वह क्या है? मित्रों, जैसा कि अभी आपने सुना ही कि यह मई जून 2019 में प्रकाशित इंटरव्यू है और यह बातचीत कुछ पहले ही ली गई है, तो आप उस समय में जाकर ही इसके उत्तर को सुने। और उसके बाद भी शाह साहब लगातार सक्रिय हैं, कई और चीजें उनकी ओर से आई तो वह हम सभी जान ही रहे हैं। तो मैं बस उस संदर्भ में जाकर इस जवाब को सुनने का अनुरोध करता हूं और वह जवाब पढ़ता हूं जो शाह जी दे रहे हैं। वे लिखते हैं, मैंने इतना लिखा और जीने मरने के सवाल जितनी उटकट अभिप्सा और जिजीविषा की प्रेरणा से लिखा, पर उन्मोचन और समाधान हासिल हो गया हो, ऐसा अब तक मुझे नहीं लगता। क्या यह मेरी विफलता का द्योतक माना जाएगा? नहीं, विफलता तो नहीं, पर अधूरापन कह लीजिए। पर उस अर्थ में कौन लेखक पूरा कृतार्थ कहला सकता है? यह भी तो सवाल उठेगा। नहीं, मेरे भीतर भारत जितना है, स्वभावतः पश्चिम की प्रश्नाकुलता, पश्चिम की बौद्धिक व्याकुलता और उपलब्धियां क्या उससे कम होंगी? नहीं, मुझे बनाने यानी लेखक बनाने वाले कारकों में से क्या यह भारतीयों का पश्चिमी जीवन और दर्शन और साहित्य से बराबरी की टकराहट का संबंध भी क्या एक प्रमुख कारक नहीं है? मसलन क्या वह अज्ञेय में नहीं था? स्वयं स्वराज इन इंडिया के दार्शनिक बुद्धिजीवी केसी भट्टाचार्य में नहीं था? सोचिए, सोचिए तनिक। गोविंद चंद्र पांडे के 3 महत्वपूर्ण व्याख्यानों की पुस्तक समसामयिक भारतीय संस्कृति भी इस सिलसिले में देख जाइए, जिसकी भूमिका मैंने लिखी है। उससे शायद आपका कुछ समाधान हो सके। तो मुझे लगता है शिवदयाल जी की एक बेहतरीन चर्चा आपके माध्यम से और आपके इन कुछ कृत्यों के
वो लेख के माध्यम से संभव हो सकी। तमाम मित्रगण, रचनाकारगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, दयाल जी हमसे जोड़ने के लिए। अपने सुनने वाले मित्रों का भी बहुत आभार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी। नमस्कार मित्रों। और कल हम आज कल नहीं, आज ही रात्रि 8 बजे हम पुनः मिलते हैं और राम कुमार तिवारी जी को सुनते हैं। वे शाह जी की कविताओं पर अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया।